हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका स्वागत है पार्थ बैच में। जो भी बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं साहब, पार्थ बैच क्या है। पार्थ बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए रामबाण इलाज। पेपर फर्स्ट के लिए आपके 3 सब्जेक्ट तैयार कराए जा रहे हैं पार्थ बैच में। वो है मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, है ना। गणित, तार्किक क्षमता और अपने सामान्य विज्ञान। इन तीनों के आपको क्या मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। साथ में आपको मिलने वाले हैं इनके नोट्स, प्लस आपको कुछ मिलने वाले हैं क्वेश्चंस आंसर, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और साथ में मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट जो कि इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के आपके लिए होंगे। तो ये सब आपको मिल रहा है पार्थ बैच के अंदर। पार्थ बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप करना होगा 70 148 31 463 पे। 70 148 31 463 पे आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप क्या करना है, मुझे पार्थ बैच ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन पार्थ बैच, कोई भी हिंदी में चाहे इंग्लिश में कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी है। फिर आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। जो इसकी फीस है वो फीस लिमिटेड समय के लिए है, 50 रुपीज। आप लेट हो गए हो तो वो थोड़ी आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। लिमिटेड समय के लिए इसकी जो फीस है मात्र और मात्र 50 रुपए है। और इसमें आपको वीडियो क्लासेस भी मिल रही है, नोट्स हैं, पीडीएफ जो आप डाउनलोड करके लाइफ टाइम रख सकते हो। ये वीडियो क्लासेस आप कब तक देख सकते हो, जब तक आपका नई वैकेंसी का पेपर नहीं हो जाता, तब तक आप आराम से देख सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है साहब। मात्र 50 रुपीज है, जिसे आपको पे करना होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी ऑनलाइन मेथड से आप किसी भी वॉलेट से पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जो कि इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाएंगी। 70 148 31 463 पे आपको क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है साहब, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन तीनों के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साहब। ये जो क्लास है आपके लिए एक तरह की डेमो क्लास हो जाएंगी, है ना। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है मैथ और रीजनिंग की, जो आपको जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको मिल जाएंगी। और जो नोट्स है वो तो ज्वाइन करते ही आपको सारे लगभग लगभग 90% मिल जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। चलो भाई साहब, अब आपकी आज जनरल साइंस स्टार्ट करने हैं। उसी में जो सबसे बढ़िया टॉपिक है या सबसे बढ़िया चीज है वो है फिजिक्स, है ना। बेसिकली 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। तो फिजिक्स का जो पार्ट है वो इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके। पहला चैप्टर आता है बल एवं गति के नियम, दूसरा आता है ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति, ठीक है। जो बल एवं गति के नियम है ना, इसको आराम से पढ़ेंगे हम, पहले अच्छे से पढ़ेंगे। और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिकी को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो भौतिकी के बारे में कुछ चीजें, सीधा हम बल पे नहीं जाएंगे, सीधा हम गति के नियम पे नहीं जाएंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक टच करेंगे जो कि क्या होता है, मात्रक एवं मापन, है ना। मात्रक में क्या होता है, इससे हमें पता चलेगा, कुछ शब्द पता चलेंगे भाई। संवेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इनके मात्रक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करता हूं, इसी टॉपिक के साथ हम इस फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो साहब जो हेडिंग डालना है वो आप डाल लीजिए, मात्रक, समझ लीजिए ना, यूनिट एंड मेजरमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, मात्रक एवं मापन। देखो, अब मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब जाओ बाजार से आलू लेके आओ, आलू लेके आओ। तो आपका क्वेश्चन क्या आता है कि साहब कितने किलो लेके आऊं, 2 किलो लेके आऊं, 3 किलो लेके आऊं, कितने किलो लेके आऊं। महंगे हैं तो आधा किलो ही लेके आऊंगा, है ना। कभी ये थोड़ी कहते हो यार 1 मीटर लेके आऊंगा, 2 मीटर लेके आऊंगा आलू, है ना। ऐसे ही मैं आपको कहूं कपड़े लेके आओ, कपड़ा लेके आना है, तो आपका हमेशा ये कहते हो यार 2 मीटर लाऊं, 3 मीटर लाऊं, कितना मीटर लाऊं। आलू ऐसे थोड़ी कहते हो 2 किलो लेके आऊं, 3 किलो लेके आऊं, नहीं कहते। तो हर एक चीज को हमने एक डेफिनेट यूनिट दी हुई है, एक मात्रक दिया हुआ है। देखो एक ये मापन की इकाई दी हुई है हमें, है ना। जैसे ये आलू है, आलू का हमें क्या चाहिए होता है, द्रव्यमान चाहिए होता है। तो द्रव्यमान की अपनी एक यूनिट है। ऐसी कपड़ा है तो इसकी क्या होगी, लंबाई है, लंबाई की अपनी एक यूनिट है। ऐसे ही मैं कहूँ यार बीकानेर से आपको मान लो कि जयपुर जाना है, कितना टाइम लगेगा, तो आप टाइम ऐसे थोड़ी बताओ 2 kg टाइम लगेगा, नहीं कहते ना, आप कहते हो भाई 2 घंटे लग सकते हैं या 10 घंटे लग सकते हैं, 10 आवर्स लग सकते हैं, है ना। तो ये आर क्या है, इकाई है। तो मापन की सबकी अपनी अपनी इकाई होती है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे वेग,
है ना। वेग की अपनी एक इकाई होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मात्रक क्या है, ऑप्शन में दिए हुए होंगे, है ना। इसकी इकाई क्या है, मापन की इकाई क्या है, तो आपको ये सब पता होंगे। तो पता कैसे होंगे, वो आपको पहला तो पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना, सूत्र पता हो, सूत्र से हम किसी की भी मात्रक की इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में जब मात्रक आया था कॉन्सेप्ट, तो तीन अलग अलग प्रणालियां चलती थी, तीन अलग अलग प्रणालियां चलती थी। जैसे देखो आप, है ना, मान लो इंडिया में हो, तो इंडिया में आप अपना वेट कैसे बताते हो कि भाई 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है। परंतु अमेरिका में चले जाओगे, ब्रिटिश साइड में चले जाओगे, मतलब इंग्लैंड साइड में चले जाओगे, तब आपको अपना वजन किस में मिलेगा, वो बताते हैं साहब पाउंड में, है ना, कि हमारा 235 पाउंड है, 240 पाउंड है। तो दोनों चीजें तो सेम ही है ना, है तो द्रव्यमान ही है ना, कि भाई इधर 50 किलो कह रहा है, उधर 235 पाउंड कह रहा है, तो है तो बात एक ही, है ना। तो ऐसे ही दोनों की अपनी अलग अलग प्रणालियां हैं। उन प्रणालियां के हिसाब से जो शुरुआत में जो प्रणाली आई थी, वो तीन प्रणाली आई थी। तीन प्रणाली कैसे आई थी, क्योंकि शुरुआत में तीन जो चीजें थी, उनको तीन भौतिक राशियों को मेन माना जाता था कि भाई बाकी सारी भौतिक राशियां हम उनसे बना सकते हैं। तीन जो भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन सी है साहब, वो कौन कौन सी है, वो तीन भौतिक राशियां मानते थे कि साहब आपको एक तो पता होना चाहिए द्रव्यमान, किस में नापना है, आपको पता होना चाहिए लंबाई, आप किस में नाप रहे हो, और आपको पता होना चाहिए समय। ये तीन पता होंगे ना, तो बाकी सब आप अपना आप बना लोगे। वेग है तो लंबाई, सॉरी, लंबाई बटा समय हो जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बल हैं, तो बल भी हम लंबाई, समय और द्रव्यमान से बना लेंगे, है ना। तो इन तीनों को जब अलग अलग तरीके से नापने के हिसाब से तीन इकाइयां बताई गई थी, वो तीन इकाइयां मैं आपसे आज डिस्कस करता हूं। वो तीन प्रणालियां ये आपके सामने हैं। कौन सी है साहब, पहला है एफपीएस, ठीक है, दूसरा क्या है सीजीएस, और तीसरा क्या है एमकेएस। ठीक है साहब, कौन क्या है, क्या क्या अंतर है, देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। पहला जो है एफपीएस, यहां पे जो लंबाई है उसको एफ यानी फुट में नापते हैं। किस में नापते हैं, एफ मतलब क्या होता है, फुट, ठीक है। पी, पी क्या है, पाउंड है, पाउंड। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। एस क्या है, सेकंड, तो यानी समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। तो ये पहला तरीका है जो ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है, जिसका नाम क्या है, एफपीएस। ये जो नाम है वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में। दूसरी जो यूनिट आई वो आई सीजीएस, जिसे गॉसियन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रणाली का नाम भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है, सीधा पूछ लेगा, ब्रिटिश प्रणाली में द्रव्यमान को कैसे नापते हैं, आंसर आना चाहिए पाउंड। सीजीएस प्रणाली या गॉसियन प्रणाली में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, तो आंसर सीधा सीधा आना चाहिए ग्राम, है ना। अब देखो नाम क्या है सीजीएस, सी बोले तो सेंटीमीटर, सी सी बोले तो सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर लिखते हो ना। जी बोले तो ग्राम, ठीक है, और एस बोले तो सेकंड। समय तीनों में क्या रहता है, सेकंड ही रहता है तीनों प्रणाली में, ठीक है साहब। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, जिस यूनिट को क्या कहते हैं, सीजीएस यूनिट। और जो लास्ट है वो है एम के एस, नाम ही बताएगा, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकंड, जो अपने यहाँ बहुत चलती है ना। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये जो प्रणाली है वो आती है एमकेएस प्रणाली चलती है। तो शुरुआत में ये तीन प्रणाली चली थी, तीनों प्रणाली के बारे में पता चल गया। एफपीएस यानी फुट, पाउंड, सेकंड, जिसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। दूसरा है सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। तीसरा है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तीन प्रणाली होगी। अब पंगा क्या हुआ कि यार ये अंतरराष्ट्रीय में सब अपनी अपनी लगाए रखें। अमेरिका वाले कहते हैं हम तो इसी में ही सब कुछ बताएंगे, इंडिया वाले कहते हैं मान लो हम एमकेएस में ही बताते हैं। तो फिर आई एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसने कहा कि हम सब बताएंगे, इस यूनिट के हिसाब से आपको सबको अपने हिसाब से नहीं चलना है, इस यूनिट को चलो। तो उस यूनिट का नाम क्या होता है, एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट के हिसाब से जो यूनिट है वो आपको ध्यान में रखनी है, इसके बारे में आपको हम पूरी चर्चा अब करेंगे। तो एसआई यूनिट कहती है साहब कि हमारे हिसाब से जो कहानी है ना, क्योंकि देखो अब तक जो थे इन प्रणाली तक कुछ चीजें नहीं आई थी, है ना। कुछ जैसे जैसे मैं बात करूं कि भाई साहब प्रकाश, तीव्रता और ये सब चीजें नहीं आई थी, इनके बारे में आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जानने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। बट
इतना जाने कि यार एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो कि स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपके 7 तो मूल मात्रक होंगे। अभी मैं बताऊंगा मूल मात्रक क्या होते हैं। 2 क्या होंगे, पूरक मात्रक होंगे। ध्यान रखना कौन कितने होते हैं वो बहुत पूछे जाएंगे। और बहुत सारे क्या होंगे, खूब सारे क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अब ये क्या नाम नाम आए हैं साहब, इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स, और ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है साहब। मूल मात्रक क्या होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये 7 ऐसी चीजें हैं जो एकदम मूल हैं, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं कहता हूं द्रव्यमान, आप इसको तोड़ सकते हो क्या? द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो कि मूल राशियों से बने हुए होते हैं। जैसे मैं बात करूं वेग, वेग, तो वेग है ना, वेग, इसको आप तोड़ सकते हो, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या साहब? वेग का मात्रक क्या होता है? दूरी, सॉरी, दूरी मान लो, है ना, चाल ले लो, एक बार ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना। चाल, है ना, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये जो दूरी और समय है, ये आपके मूल मात्रक थे। आप मूल मात्रक दूरी को कैसे मान लेते हो, मान लो मीटर में मान लेते हो, समय को सेकंड में ले लिया, मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट होगी? चाल की यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये व्युत्पन्न हुआ है, बना है किससे? मूल मात्रक से। तो व्युत्पन्न मात्रक तो अनंत है, परंतु 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक है। ये 2 पूरक मात्रक क्या क्यों दिए गए कि भैया ये मूल मात्रक भी नहीं है, मूल मात्रक के बाद कुछ नई खोजे हुई उस हिसाब से दिए गए, तो कुछ तो नाम देना था। तो 2 उन्होंने क्या दे दिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दे दी, पूरक मात्रक दे दिए। ठीक है साहब, ये ध्यान में रखना है। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 होते हैं। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रकों से बनते हैं। अब मैं बताता हूं आपको 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। उससे पहले एक चीज बता दूं, आप में दूरी है, दूरी, दूरी को किस में नाप रहे हो? मीटर में नाप रहे हो। तो मीटर तो आप लिखते नहीं हो, आप तो सीधा क्या लिख देते हो? एम लिख देते हो। तो ये एम क्या है? बेसिकली प्रतीक है, ध्यान रखना। ठीक है साहब। ऐसे ही आप सेंटीमीटर लिख देते हो, सीएम लिख देते हो, सीएम क्या है? प्रतीक है। ठीक है साहब। केजी, तो केजी लिख देते हो, किलोग्राम थोड़ी लिखते हो आप, किलोग्राम पूरा थोड़ी लिखते हो, केजी लिख देते हो। तो ये क्या है? प्रतीक है। ठीक है। अब बात करता हूं मैं 7 यूनिट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उनके प्रतीक भी याद में रखने हैं और उनके यूनिट्स भी ध्यान में रखनी है, यानी मात्रक भी ध्यान में रखनी है। ठीक है। ये देखो आपके सामने शो हो रहे हैं, ये जो हैं वो 7 मूल मात्रक हैं। मैं थोड़ा सा हट जाऊंगी आपके लिए, है ना, ये 7 मूल मात्रक हैं आपके लिए, आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में आपको इनका मात्रक का नाम, यानी मात्रक क्या है और उसका प्रतीक, दोनों ध्यान में रखने। जो पहला है वो क्या है साहब? वो पहला है लंबाई। आपने हमने देखा था, देखो ये 3 तो शुरुआत से ही चलते आ रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। परंतु स्टैंडर्ड ने ये 4 और ऐड किए हैं। लंबाई का मात्रक जो स्टैंडर्ड मानती है वो मानती है मीटर, मीटर मानती है साहब। द्रव्यमान को क्या मानती है? किलोग्राम। इनके मीटर एम से दिखाते हैं, केजी से दिखाते हैं, और समय को हम सेकंड में लेते हैं, एस से दिखते हैं। ठीक है साहब। चौथी जो चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस टाइम खोज नहीं गई थी, बाद में कुछ खोज की गई है, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड में ये 4 और ऐड हुए हैं। 4 कौन कौन से हैं साहब? ये हैं विद्युत धारा, एम्पियर में नापी जाती है। विद्युत धारा होती है जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो एम्पियर में नापी जाती है, और ए उसका सिंबल है। जैसे यहां से मान लो कि 5 एम्पियर धारा बह रही है, 7 एम्पियर धारा बह रही है, तो ये एम्पियर में नापी जाती है। ठीक है साहब। बात है उष्मागतिकी ताप, यानी आप टेम्परेचर, उष्मागतिकी ताप वो लिखा या टेम्परेचर ताप लिखा हुआ, वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केल्विन है। देखो केल्विन है, केल्विन ध्यान रखना, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है। हम नापते जो जनरली लाइफ में क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस बता देते हैं, फ़ारेनहाइट बता देते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? वो है केल्विन, ध्यान रखना, और सिंबल क्या है? के है। ठीक है। ऐसे ही प्रकाश की जो तीव्रता है, या प्रतिबंध तीव्रता, हिंदी प्योर है ना, लाइट इंटेंसिटी, उसको जो नापने का मात्रक है वो है कैंडेला, कैंडेला। ठीक है साहब। कैंडेला स्मॉल सी स्मॉल डी से इसको डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की जो मात्रा है वो है मोल। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में और पढ़ेंगे, आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है मोल से रिलेटेड, है ना, कितने मोल होंगे। तो वो पदार्थ की मात्रा, भाई कोई पदार्थ में कितनी मात्रा है वो जो नापा जाता है वो मोल में नापा जाता है। इसकी स्पेलिंग जरूर MOLE होती है, परंतु जो इसका मात्रक होता है उसमें ई हटा दिया जाता है, MOL ही होता है। ठीक है साहब। मात्रक, प्रतीक सब ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इनका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना।
आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये 7 क्या है, मूल मात्रक हैं, इनसे तो आपको हटना ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करूं तो दो उन्होंने पूरक मात्रक दिए थे। दो पूरक मात्रक क्या दिए, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, थीटा है ना, कोण। कोण तो समतल जो सिंपल कोण होता है जिसे रेडियन में नापा जाता है। देखो, एक तो समतल कोण है, जैसे मैंने ये बनाया और ये बनाया, तो ये कैसे आता है समतल कोण, एक कोई वर्त है, उसकी जो आर्क है ना, आर्क बोले तो चाप है ना, चाप, और ये उसकी क्या है, रेडियस है, यानी त्रिज्या है। तो हमें पता है क्या क्या होता है, जो ये कोण होता है थीटा, थीटा क्या होता है, तो इसमें आपको संबंध याद होगा, जो थीटा होता है, तो ये थीटा जो है वो क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका चाप अपॉन त्रिज्या, है ना, चाप अपॉन त्रिज्या। तो जो जी चाप होता है वो क्या होता है, आर थीटा, है ना, ये सब पता है आपको, है ना, इतना नहीं पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु छोटी छोटी चीजें हैं वो तो पूछी जा सकती है, उतना तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, तो उतना आइडिया जरूरी है, उस आइडिया के लिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये पूरक है, पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसको किस में नापते हैं, हम तो जनरली क्या कहते हैं, 90 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, परंतु ये डिग्री इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, डिग्री इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन, है ना, जैसे आप कहते हो ना पाई रेडियन, पाई/2 रेडियन, है ना, सीधा दिखाते हो, तो वो रेडियन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसे ही ऐसा कोण जब हम किसी सॉलिड में ले लें, सॉलिड बोले तो साहब, जैसे आपने किसी मान लो कि गोला है, गोला, तो गोले में आपने कोई कोण लिया तो वहां सॉलिड कोण आएगा, जैसे मान लो ये गोला था, ऐसे ऐसे फुल मोटा मोटा एकदम, उसमें 3D टाइप में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो 3D का ये मैंने एक गोले का एक पार्ट लिया ना, तो ये जो एंगल आएगा ना, ये जो ये 3D में जो एंगल है, जिससे क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं, और इसका मात्रक क्या यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR से शो करते हैं। अभी इतना ध्यान रखें, ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। ये क्या होता है, मान लो DA, ये पूरा एरिया है जो DA है, और ये अगर रेडियस है तो स्टेरेडियन क्या होगा, ठोस कोण क्या हो जाएगा, ठोस कोण कुछ नहीं होगा साहब, ठोस कोण होगा DA/R। ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी तक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको इतने में पता है तो आप कहीं भी नहीं अड़ोगे। ठीक है साहब, ये R² है, सॉरी R² है ना, स्टेरेडियन में R² होगा, तो DA एरिया जो पार्ट है अपॉन में R² लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठोस कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ चीजें हैं तो दिमाग में ऐसे घूम रही होंगी, आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर क्या पढ़ा रहे हो, परंतु 2-3 बार देखोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देख पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन आ जाता है और हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं ना, हमें वो हर चीज पढ़नी है जो क्वेश्चन आ सकता है ना, कुछ ही पार्ट आएगा उसमें से, बट आ सकता है उस सबको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वैसे फर्जीवाड़ा काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं, व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हम आगे फिजिक्स में बहुत सारी पढ़ते रहेंगे, फॉर्मूले से ध्यान में रखना, बट कुछ चीजें हैं जो 6-7 बता रहा हूं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उनके बारे में आपको ध्यान में ही रख लेना है, वो है आपके सामने व्युत्पन्न, जैसे बल, बल है। अब बल क्या होता है हमें पता है, आगे पढ़ेंगे, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, M × A, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है V/T, तो इस तरह फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो आती है बल, बल को जो नापा जाता है ना साहब, है ना, उसका जो यूनिट है वो है न्यूटन। अब ये न्यूटन आएगा मीटर/सेकंड² अपॉन सेकंड, वो तो आएगा, परंतु आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है साहब, ऐसे ही कार्य और ऊर्जा को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। अब ऊर्जा कोई भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, वो सब किस में जाएंगी, जूल में जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही जो शक्ति है, शक्ति को किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। इन तीनों का तो पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बारे में आपको चैप्टर दिया गया है, आगे वाले एक बार पढ़ के जाओ, कभी पेपर में आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, शक्ति को किस में नापते हैं साहब, वाट में नापते हैं। ठीक है, और दाब है तो दाब किस में आता है, प्रेशर किस में नापा जाता है, वो नापा जाता है पास्कल में, 2 पास्कल, 3 पास्कल, और इनके प्रतीक भी ध्यान में रखना साहब, प्रतीक भी ध्यान में रखना, जैसे पास्कल है ना वैसे। ठीक है, विभवांतर नहीं पूछा जाना चाहिए, परंतु थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, विभवांतर, वोल्टेज इंग्लिश में क्या मिलेगा, वोल्टेज,
वोल्टेज किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, वोल्टेज वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। ऐसे विद्युत धारिता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, वो फेरेड में नापी जाती है, एफ इसका सिंबल है। प्रतिरोध का ध्यान में रखना साहब, प्रतिरोध का जो इकाई है वो किस में नापा जाता है, ये ओम है, ओम ओम, और ये साइन ओम का ऐसे दिखाया जाता है, ओम, ठीक है, इस तरह करके ये ऐसे ऐसे करके ओम, ठीक है, ये प्रतिरोध का होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में नापा जाता है, डब्ल्यू बी इसकी इकाई है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस में नापा जाता है, टेस्ला में नापा जाता है, टी इसकी इकाई है। तो इतना आपको पता होगा ना व्युत्पन्न में, ये 9-10 पता है तो आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ चीजें हैं वो हम पढ़ते जाएंगे, जैसे संवेग है, वेग है, त्वरण है ना, औसत वेग है, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएंगी। व्युत्पन्न की इतनी टेंशन मत लो, इन 9 को भी थोड़ा सा माइंड में बैठा लो, क्योंकि ये 9 आगे आपके काम आएंगे, है ना। इन 9 में से ऊपर वाले 3 तो 100% आएंगे काम, नीचे वाले हैं वो आगे आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, बट पेपर में आ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप कहीं नहीं कह सकते कि आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स, इतनी तो फिजिक्स सबको पता होनी चाहिए यार, है ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़े हैं कुछ चीजें कि भाई मात्रक इकाइयां होती है। अब आपको पता है कि यार सेंटीमीटर भी दूरी की इकाई है, मीटर भी दूरी की इकाई है, तो कोई ना कोई तो संबंध होता है। ग्राम भी द्रव्यमान की इकाई है, किलोग्राम भी द्रव्यमान की इकाई है, तो इनमें कुछ संबंध होता है। तो ये संबंध तो आपको पता होता है कि भाई 1 किलो है तो 1000 ग्राम होगा, है ना, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होंगे, ये पता है। परंतु कुछ इकाइयां हैं, जैसे यहां से लेकर चंद्रमा की दूरी नापनी है, तो चंद्रमा तक की दूरी नापूंगा तो मेरे तो गले में आ जाएंगी। मीटर 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 मीटर, तो कितनी बड़ी इकाई लगाऊंगा मीटर में, तो बड़ी दूरियां मापने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। कुछ ऐसी होती है जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन छोटी छोटी दूरियों को नापने के लिए पॉइंट 0.2 पॉइंट 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 सॉरी 0.00000005, तो वहां पे कौन सी इकाई डालूंगा। तो कुछ ऐसी मैं इकाइयां अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो जनरली ये पूछा जाता है, जैसे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अब पूछ लें तो प्रकाश वर्ष हमें लगता है समय की इकाई है, परंतु ये समय की इकाई नहीं है, ये इकाई है दूरी की। तो ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि थोड़ा सा माइंड में अपने रख लेना। ओके, ये देखो थोड़ी सी मैंने पोजीशन भी अपनी चेंज कर ली है ताकि आपको अच्छे से साफ दिख सके, है ना, कटिंग ना हो। तो अब मैं कुछ आपको दूरियां बता रहा हूं, और कुछ समय की भी बताऊंगा, कुछ द्रव्यमान के भी बताऊंगा, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये इतना तो पक्का पता होना चाहिए कि यार ये यूनिट इस चीज से रिलेटेड है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द्रव्यमान की यूनिट है या समय की यूनिट है, किसकी है, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए यार, इतना तो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो क्या है, जो पहली है वो है प्रकाश वर्ष। क्या नाम बता रहा हूं मैं, प्रकाश वर्ष बता रहा हूं। प्रकाश वर्ष बोले तो लाइट ईयर जिसे कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। परिभाषा याद रहे तो ना कोई टेंशन नहीं है, इतना ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी यूनिट है, दूरी यानी लंबाई की यूनिट है, ठीक है साहब, लंबाई की यूनिट है। लंबाई यानी 1 लाइट ईयर यानी एल वाई किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में जाते जाते लास्ट में ये देख जाना, मैं पीडीएफ आज आपको दे दूंगा नोट्स में ना। ये शायद तक मैंने इतनी छोटी ये वाली पीडीएफ आपको व्हाट्सअप नहीं की है, ये भी मैं आपको जल्द ही व्हाट्सअप कर दूंगा। बाकी जो नोट्स मिले हैं उसमें लिखा हुआ है बाकी सारा, है ना। तो प्रकाश वर्ष के बारे में ध्यान रखना, लाइट ईयर्स के बारे में ध्यान रखना, ये किसकी है, दूरी की है। बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे समय लगा देते हैं, ठीक है साहब। अगला देखो, एक और होती है यूनिट पारसेक। पारसेक ये भी दूरी की यूनिट है। 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितने भाई, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्यों होता है, क्या इसका औचित्य है, उतनी गहराई पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, इतना बट पता होना चाहिए। पारसेक किसकी यूनिट है, लंबाई की यूनिट है या दूरी की यूनिट है, और किससे नापी जाती है, एक प्रकार पारसेक किसके बराबर है, 3.46, ठीक है। अब कुछ छोटी दूरियां होती है, जैसे आपने माइक्रो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, है ना, एंगस्ट्रॉन सुना होगा, ये फर्मी। तो पहले तो ये पता होनी चाहिए ये सब किसकी यूनिट है, दूरी की या लंबाई की यूनिट है, और इनका मीटर में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। सेंटीमीटर में फिर आप निकाल सकते हो। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर के। नैनो यानी 9 यानी 10⁻⁻⁹ मीटर।
एंगस्ट्रॉन यानी -10 मीटर, -10 का मतलब क्या हुआ, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना मीटर है ये, ठीक है। तो कितना पॉइंटों में सोच सकते हो आप, है ना। और एक फर्मी भी ध्यान रखना 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये मेन है जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। एक और ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल से रिलेटेड है। एक बान वो होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। एरिया होगा तो वो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। या एरिया की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या होती है, मीटर स्क्वायर में होती है। तो एक बान किसके बराबर होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के। चलो आपसे ही पूछता हूं, आपने भी एक अपने हेक्टर सुना होगा, है ना। एरिया की यूनिट है हेक्टर, हेक्टर जो कि हम मैथमेटिक्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे ना एरिया वाला, उसमें भी आगे पढ़ेंगे। आपसे कमेंट पूछता हूं, एक हेक्टर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हेक्टर एरिया की यूनिट है ना, क्षेत्रफल की यूनिट है। तो एक हेक्टर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, कमेंट करके बताना, देखते हैं किस किस को पता है ना। बाकी आगे जो क्लासेस होंगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। अब ऐसे ही अगली जो है वो है साहब द्रव्यमान। बड़े द्रव्यमान आपने सुने होंगे, टन होते हैं ना, और बहुत सारी चीजें होती है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो थोड़े बहुत ध्यान रखना यार, एक टन या मीट्रिक टन भी बोलते हैं इसको, वो क्या होता है, 1000 kg यानी 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल 100 kg के बराबर होता है, ये तो पता होगा। एक स्लग और होती है, स्लग स्लग, है ना, ये किसकी यूनिट है, अगेन द्रव्यमान की यूनिट है, और 14.57 kg के बराबर होता है ना। ऐसे ही एक चंद्रशेखर लिमिट है ना, CSL ये भी एक द्रव्यमान की यूनिट है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप माइंड में रहेगा, प्रकाश वर्ष का आपको माइंड में रहेगा। CSL किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की यूनिट है। कितनी होती है ये याद ना हो रहे तो इतना तो याद ही होना चाहिए किस चीज की यूनिट है। और ऐसे ही छोटे द्रव्यमान होते हैं जो कि किसके होते हैं साहब, अपने एटम्स के होते हैं। किसके एटम बोले तो, अपने एटम बोले तो हिंदी में क्या होगा इसका, अणु, परमाणु, परमाणु के बारे में, है ना। तो परमाणु बहुत छोटा होता है, उसका वेट किस में नापते हैं, AMU में नापते हैं, AMU में नापते हैं। और AMU का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, AMU का मीनिंग होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या U भी इसको डिनोट कर देते हैं, जिसका वेट इतना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। कितना छोटा वेट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन किसकी यूनिट है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो कैसे नहीं आया है? भाई पेपर में आता है ना, पेपर में आता है, जो मैं करा रहा हूं इसीलिए तो करा रहा हूं साहब, पेपर में आता है तभी तो करा रहे हैं, है ना। समय के कुछ मात्रक ध्यान रखना क्या होते हैं, एक तो सौर वर्ष है, क्या होती है इतना नहीं देखना, नक्षत्र वर्ष है, और सौर वर्ष जो है, सॉरी सौर दिवस है, सौर दिवस, नक्षत्र दिवस, और 100 वर्ष क्या होता है, वो होता है एक सौर वर्ष 365.25 सौर दिवस के बराबर होता है, और 366.25 नक्षत्र दिवस के बराबर होता है ना। हम कहते हैं ना एक साल में कितने होते हैं अपने दिन, तो सौर दिवस आपके दिन के हिसाब से है। पृथ्वी द्वारा सूर्य कितनी देर में घूर्णन कर लेता है, वो सौर दिवस होता है। पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष जो होता है वो नक्षत्र तारा होता है, नक्षत्र दिवस होता है, ठीक है। नक्षत्र दिवस की इतनी टेंशन मतलब, सौर दिवस का ध्यान रखना। एक सौर वर्ष में 365 सौर वो नहीं होते, 365.25 लगभग लगभग सौर दिवस होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं 4 साल के बाद एक ऐसा साल होता है जो 366 दिन का मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि 0.5 चार बार होके एक बना देगा, है ना। ऐसे ही चंद्रमास होता है ना, वो क्या होता है 27.3 दिन के बराबर होता है। तो ये समय की यूनिट से ध्यान में रखना, बड़े समय की यूनिट है, ठीक है। और एक 1 सेक भी होता है, इसको भी ध्यान रखना, 10⁻⁻8 सेकंड के को क्या कहते हैं, 1 सेक भी कहते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स थी जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भौतिकी हमने स्टार्ट की अभी, अब मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि यार क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब चलते हैं भौतिक राशियों पे। भौतिक राशियां पढ़ी हमने, थोड़ा बहुत जाना कि भौतिक राशियां क्या होती है, उसके बाद हमने उनके मात्रा के बारे में जाना। अब भौतिक राशियां दो तरह की होती है, आपने नाम भी सुना होगा कि यार ये सदिश है, क्या अदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये सदिश अदिश होती क्या है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो सदिश अदिश कुछ नहीं होती भाई साहब। सदिश मतलब स और दिश, और दिश मतलब अ प्लस दिश। क्या मतलब है अभी समझाते हैं। एक तो होता है सदिश, एक होता है अदिश।
सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब है दिशा। ऐसी चीजें जिसको आपको दर्शाने के लिए दिशा का ज्ञान आवश्यक हो, और साथ में किसी भी राशि को दर्शाने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए एक तो दिशा चाहिए, और एक चीज और होती है जिसे कहते हैं हम मान, है ना, उसका मान होगा, जैसे 10 किलो 20 30 ये मान है। और कोई ऐसी राशि जिसको दिशा और दिखानी पड़ती है, दिशा बिना हम दर्शा नहीं सकते, तो वो राशियां क्या होंगी? सदिश राशियां। और अदिश कौन सी होती है? जिन्हें केवल मान की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो होंगी अदिश राशियां। ठीक है, मान और दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सब, मान की आवश्यकता तो होगी होगी दोनों में। ठीक है, सदिश राशियां जैसे सर एग्जांपल बताओ, मैं कहता हूं कि यार बल लगाओ, मैंने बल लगाया कितना सा? 5 न्यूटन का। न्यूटन हमने पढ़ा था, बल की यूनिट होती है। 5 न्यूटन बल लगाया, तो आप पूछोगे यार बल किधर लगा रहे हो? इधर लगा रहे हो, उधर लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो? मतलब केवल केवल 5 न्यूटन बताने से काम नहीं चलेगा। 5 न्यूटन के साथ साथ आपको यह दिखाना होगा उसकी दिशा, कि भाई मैं पूर्व में लगा रहा हूं, पश्चिम में लगा रहा हूं, दक्षिण में लगा रहा हूं। तो वो सब चीजें क्या होती है? वो सब चीजें क्या होती है जिनमें हमें दिशा की आवश्यकता है? जैसे कि बल, तो बल में दिशा की आवश्यकता है, तो इसे क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। ठीक है साहब, सदिश राशि है। और मैं कहता हूं आलू लेके आओ 10 किलो, द्रव्यमान मैंने कहा, या द्रव्यमान मत को आप मुझे, ये सिंपल सा मैं कहता हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक दूरी 10 मीटर है ना, मैंने ये 2 पॉइंट लिए, इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। अब आप ये नहीं पूछोगे यार इस दिशा में दूरी 10 मीटर है क्या, इस दिशा में दूरी 10 मीटर है, आप तो कहेंगे 10 मीटर दूरी है, दूरी है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिसमें आपको क्या आवश्यकता नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है साहब दिशा की, तो वो क्या होती है? अदिश राशियां होती है। कुछ एग्जांपल लिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सदिश अदिश में। जैसे हम बात करें यहां पे सदिश राशि की, तो सदिश में आपको पहला देखना है, देखो अदिश और सदिश में एक एग्जांपल ध्यान रखना। द्रव्यमान हमेशा, द्रव्यमान अदिश राशि है, परंतु भार सदिश राशि है। अब कई बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है, सर भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? आगे चर्चा करूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी दोनों अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, इतना ध्यान रखो। भार सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है, और जो अभी हम केजी और पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? द्रव्यमान है अभी। ठीक है, चलो अब भार, भार एक तरह का क्या होता है? बल ही होता है। ठीक है, तो अदिश होगी। इसके अलावा कौन है? इसके सदिश राशियां हैं, वेग है। ठीक है, और कौन सी है साहब? विस्थापन है, विस्थापन है। और विस्थापन, अब इसी का वेग का एक भाई होता है, या फिर विस्थापन का ही एक भाई होता है जो कि अदिश है। विस्थापन आपकी सदिश राशि है, परंतु यहाँ पे दूरी लऊं तो वो अदिश राशि है। ठीक है, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। इसके बारे में चर्चा करूंगा, विस्थापन और दूरी अभी हमें पढ़ना है, तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप एक लिस्ट बना लो ताकि आपके लिए काम आए। वेग है, वेग सदिश है, परंतु चाल इसके साथ वाली वो क्या है? अदिश है। ठीक है साहब, सदिश में कौन हो गया? बल हो गया। अब दूरी है, दूरी के साथ साथ क्षेत्रफल भी क्या होगा? अदिश होगा। क्षेत्रफल अदिश होगा तो आयतन भी अदिश होगा। ठीक है साहब, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखोगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा। कार्य, ये भी अदिश होती है, कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी अदिश है, ऊर्जा अदिश है तो दाब भी अदिश है। ये तो आपके अदिश राशियों के बारे में आपको कहानी जो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ध्यान रख लो शक्ति भी क्या है? अदिश है। आप ये नहीं कहते हो यार 5 वाट मोटर की पावर क्या है? 5 वाट है, ये थोड़ी कहते हो पूर्व में 5 वाट है। बल में आप कहते हो कि ये इस तरफ है या नहीं है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसी में एक और ऐड कर लो, समय, समय भी क्या है? अदिश राशि है। अब बात करते हैं सदिश में। सदिश में एक आता है संवेग, आगे पढ़ोगे इससे क्वेश्चन आएगा। संवेग क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है साहब, संवेग के अलावा अलावा बाहर मैंने आपको बता दिया तीव्रता भी होती है, तीव्रता, विस्थापन और त्वरण, एक त्वरण और राशि आती है। त्वरण भी क्या होता है? अपना सदिश राशियां होती है। तो ये मोटा मोटी है जो आपको ध्यान में रखनी है, आपसे जनरली पूछी जाती है कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। इतनी आपको कहानी अभी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सदिश है, ये अदिश है। तो ये हमने आपके लिए एक क्या बना ली? कहानी बना ली है। जो जो मोटा मोटी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है उस पे आएंगे, जो कि है गति के नियम। ठीक है, गति के नियम है, बल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
अब बल गति के नियम पढ़ने से पहले भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गति के नियम है, बल के नियम है, तो कुछ पढ़ोगे आप, वेग, विस्थापन और दूरी, औसत वेग, औसत चाल, समवेग, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहला ही जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वो रहता है साहब दूरी वर्सेस विस्थापन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है साहब, दूरी वर्सेस विस्थापन में क्या है फर्क, क्या है पहले तो मैं बता दूं। दूरी और विस्थापन दोनों ही लंबाइयां हैं, तो इनकी जो इकाइयां हैं, चलो मैं इकाइयां बाद में बताऊंगा, पहले इसमें अंतर बताता हूं। आपका ये मान लो क्या है, घर है, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग मिल गई, आपको यहाँ पे ये क्या है, स्कूल है, पढ़ाने जाना है आपको। तो यहां घर से लेके स्कूल तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता देखो यहां से चला गया, दूसरा रास्ता मान लो कि यहां से चला गया, है ना, और परंतु एक रास्ता होगा जो कि क्या है, घर से लेके स्कूल तक सीधी लाइन बना दो, है ना। तो जो ये सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन, ये तो आपका क्या है साहब, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है, विस्थापन है। और बाकी सब क्या है, दूरियां हैं। ये सब क्या है, दूरियां हैं। तो विस्थापन हमेशा एक ही होगा, और विस्थापन की दिशा भी होगी कि भाई इस दिशा में जाओ, ये रहा सीधा, और ये आपका विस्थापन है। तो क्या होता है विस्थापन, प्रारंभिक, ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया, और ये आपका अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है, के मध्य न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन है। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी, देखो इससे यहां तक जाने की सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी, यही होंगी, ये क्या है, विस्थापन है। और बाकी सब क्या है, जो भी पाथ है, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, कोई भी पाथ होते हैं, वो सब क्या है, दूरियां होती है। तो ये पहली चीज आपको समझ में आई, न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, विस्थापन होती है, ठीक है। अब इनमें अंतर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मान लो एक पॉइंट है फर्स्ट, यहां से कोई बंदा जाता है, यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर वापस यहीं आ गया, 5 नंबर यहीं आ गया, वापस अपनी पोजीशन में आ गया। तो विस्थापन क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, चलो एक बार हम एक काम करते हैं, एक बार हम मानते हैं 4 नंबर पॉइंट पे मानते हैं, ठीक है, ये 4 नंबर पॉइंट पे अपना पहली बार आ रहा है। तो आपको विस्थापन निकालना होना, तो कुछ मत करो, पहली और अंतिम बिंदु देखो, ये पहला है, ये अंतिम बिंदु है, इसको इससे जोड़ दो, बस यही आपका क्या है, विस्थापन है, यही आपका क्या है, विस्थापन है, ठीक है। और दूरी क्या है, दूरी ये पूरा है, जो पथ की लंबाई होगी ना, वो दूरी होगी, पथ की लंबाई है, जैसे यहां मान लो 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो दूरी कितनी होगी, 5 + 6 + 7। परंतु विस्थापन तो ये जितना भी है, मान लो ये 3 ही है, तो विस्थापन तो केवल 3 ही होगा। आई बात समझ में। तो दूरी क्या है, पथ की लंबाई है, और विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है। अब इनके कुछ हम अंतर देख लेते हैं। तो देखो अंतर देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ आप लिख लो दूरी, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, एक होता है विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है साहब। पहला अंतर तो क्या है, दूरी है पथ की लंबाई, ठीक है साहब। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी, बिंदु के, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है ना, एकदम अच्छे से आपको लिए लिखा गया है ना, के मध्य न्यूनतम दूरी। अभी आपको केवल केवल पढ़ना है बस, और कुछ नहीं देखना, न्यूनतम दूरी है, ठीक है सर। पथ की लंबाई देख लिया, साथ में दूरी क्या है, दूरी ध्यान में रखना साहब, ये है अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो एक बात पक्का है, अदिश राशियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ये भी ध्यान में रखना। और सदिश राशियां धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो ये सब में चीजें आपको एकदम माइंड में रहनी चाहिए, ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। सर जीरो कैसे होंगी, मान लो यहां से 4 की जगह वो 5 वापिस यहीं आ जाता, मान लो एक 5 और ले लेता हूं, तो यहां स्टार्ट भी यहीं करा, अंत भी यहीं करा, दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या है, सेम ही बिंदु है, तो विस्थापन क्या हो गया उस केस में, जीरो हो गया। ऋणात्मक भी होता है, क्योंकि जब हम दिशा को कंसीडर करेंगे आगे, तब मैं ऋणात्मक के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इतना समझ में आया, दूरी विस्थापन समझ में आया, इन दोनों में अंतर पता चला। इन्हीं से रिलेटेड जो अगला होता है वो होता है चाल एवं वेग। जो चाल है वो दूरी से रिलेटेड है, विस्थापन से जो रिलेटेड है वो वेग है।
तो इन दोनों की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। ज़्यादा लंबा नहीं चाहता मैं, आप जितना पढ़ सके उतना ही पढ़ें। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कल आपके साथ। आज की क्लास में आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताएँ कि सर ये डाउट है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं ये डाउट है, तो मैं आपके क्लियर कर दूँगा। बाकी फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, जो भी दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो आज ही व्हाट्सएप कर लीजिए 70 148 31 463 पे आपको व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमारे पार्थ बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस अभी आपके लिए लिमिटेड समय के लिए 50 रुपीज़ है, मात्र 50 रुपये कंप्लीट कोर्स के लिए। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस के लिए हैं। क्लासेस आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी, जिन्हें आप कितनी बार भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। नोट्स तो आपके लिए डाउनलोड कर सकते हो आप पीडीएफ के रूप में, जिन्हें आप प्रिंट भी करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ज्वाइन कर लीजिए इस बैच में, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। अगर आप नए बैच के लिए भी नई वैकेंसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ज्वाइन कीजिए। और आप इसमें 14 दिसंबर में जो पेपर है उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें लेके आएंगे, तो भी हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर लें, आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि नोट्स सारे एक साथ मिल रहे हैं, पढ़ के जाओगे तो बहुत चीज़ें उसमें से आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।